मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर। और सब लोग बताइए। चलिए सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद YouTube चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है आज कितनी तारीख है, 17 तारीख है, होली के एक दिन पूर्व, ठीक है, जिसमें आप सभी का एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी की या फिर आप एमएड की तैयारी कर रहे हैं या एमए इन एजुकेशन से आप अपनी रेगुलर वे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन सब के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जिसमें हम लोगों ने अभी तक हम लोगों का जो टारगेट है वह एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी की लगभग हम लोग पहुंच गए हैं, डी स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही समय में खत्म भी हो जाएगा। जिसमें हम लोगों ने पहले सोशल थिंकर जो थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करी थी, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक, विवेकानंद जी के बारे में बात करी थी। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी थी, उनके क्या एम्स होते हैं। तो बताओ मैन मेकिंग काइंड के बारे में भी किसने बोला था? मैन मेकिंग काइंड, बोलिए, हम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा सर, स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद जी इन्होंने किसके संगठन की बात करी थी? तीन चीजें ली थी ना, तीन चीजों में क्या क्या थी आपकी? किसी संगठन की बात करी थी ना इन्होंने, बताओ। तीन चीजों का संगठन इन्होंने माना था कि नहीं माना था? शरीर माना था, मन माना था और क्या माना था? सर बॉडी माइंड एंड सोल। नहीं, तीन चीजों का योग इन्होंने बताया था ना, मैंने भी बताया सर वो ज्ञान योग, कर्म योग और ज्ञान योग, कर्म योग, धर्म योग, ये वाला सर। थे, मैंने इनको आपको बताया था इन्होंने तीन चीजें मानी थी, शरीर और मन और आत्मा। शरीर, मन और आत्मा का योग बताया था। हाँ, शरीर, मन और आत्मा का योग बताया था इन्होंने, ठीक है, वो याद रखना है हम लोगों को। फिर इसके बाद हम लोगों ने नेहा जुड़ गई, अभी नहीं जुड़ी नेहा, ठीक। तो इसके बाद हम लोगों ने और इसमें क्या बातें करी थी, और भी चीजें थी, जिसमें मैन मेकिंग काइंड के साथ साथ हम लोगों ने एक चीज और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पर। हाँ, इसमें जो है इनकी चार पुस्तक का नाम आता है, ज्ञान साधन मार्ग जो थे, ज्ञान साधन मार्ग के जो इन्होंने चार बताए थे, चार जो स्टेप बताए थे, उसी को इन्होंने बुक के नाम से भी पब्लिश किया। तो चार बुक के नाम क्या है, क्रम से बताओ जरा। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ज्ञान आएगा, नंबर 1 ज्ञान योग आएगा, ज्ञान योग के बाद क्या आएगा इनका? सर कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। फिर क्या योग, राजयोग। ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, फिर आएगा आपका भक्ति योग, फिर आपका राजयोग, ठीक, इतना आएगा आपका ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग। यही इनकी पुस्तक का नाम भी है और इन्होंने योग दर्शन योग साधन मार्ग भी इसी को बताया, इसी को, क्लियर। ये चार पॉइंट बताए थे। इसके साथ साथ इसमें हम लोग ने पढ़ा था सम दम तितिक्षा उपरति, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था इसमें, बताओ। यस हाँ, इसका साधन के साथ चरण, सम दम तितिक्षा उपरति, इस योग साधन के 7 सोपान बताए थे, ठीक, जो कि किससे लिया गया? वेदांत फिलॉसफी से लिया गया। वेदांता में भी उसको दिया गया है, उसके अर्थ को यहाँ पर हम बता देते हैं। अभी बता देंगे, जब नेहा आएगी तब बता देंगे ना, ठीक जी सर, रुक जाइए। हाँ, तब से हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी की तरफ चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं,
ठीक है, आज किसके बारे में पढ़ेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके लाइफ स्केच के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो लाइफ स्केच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होगी, इनके सबसे पहले इनके लाइफ में जब हम चलते तो इनके सबसे पहले हम देखते कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक, तो जब कभी ये क्वेश्चन आया कि सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म बताओ, बॉर्न कब हुए थे ये, इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर का? 7 मई 1861। 7 मई 1861 को। कहीं कहीं 6 मई भी जी दिखाई सर। देता है ना? जी सर, कहीं कहीं दिखा। हाँ, देख लेते बुक में भी क्या लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो 7 मई आपने बताया कि 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 7 मई 1861 ईस्वी को हुआ था। फिर इस स्थान क्या था, स्थान का नाम क्या था, स्थान का नाम बताओ कोलकाता जरा। सर कलकत्ता। कोलकाता में हुआ था। यहाँ पर कुछ में जो 6 मई भी दिखाई देता है, 7 मई की, लेकिन 7 मई इसको मानेंगे। ठीक है, फिर स्थान की बात हम मानेंगे। स्थान आपने जैसा बताया कोलकाता में हुआ था। इससे पहले विवेकानंद जी का नाम कहाँ हुआ था? विवेकानंद जी की बात करेंगे तो विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, बताओ जरा मुझे। सर विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में ही हुआ था उनका भी। हाँ, और 18 उनका तो जनवरी, सॉरी 12 12 जनवरी जनवरी, 1800 12 जनवरी और 1863। 1863 ईस्वी को। जबकि इनका जन्म कब जी हुआ है? सर। इनका 7 मई इसे 1861 को। दोनों आगे 61 पीछे ही इन लोगों का बर्थ हुआ है। इनके फादर का नाम क्या था, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम क्या था इनके, बताओ जरा। बताओ पहले, इनके पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। और स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का, इनका देवेंद्रनाथ है, उनका रविंद्रनाथ है, सॉरी नरेंद्रनाथ है। नहीं, विश्वनाथ। हाँ, उनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ। नहीं नहीं, विश्वनाथ विश्वनाथ था, दत्त है सर। विश्वनाथ। इनके पिता विश्वनाथ का था। नाम था विश्वनाथ था, सॉरी। नरेंद्रनाथ किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का उनका नाम था। बचपन का नाम। ठीक है, और उनके सर पिताजी का ओरिजिनल नाम नाम था था उनका। विश्वनाथ। ठीक है, विश्वनाथ था। अब इनके माता जी का नाम क्या था? माता जी का नाम क्या था, बताओ। माता जी का नाम क्या था इनके? शारदा देवी नाम था इनका। ठीक है, शारदा देवी टैगोर। शारदा देवी नाम था एक, कुल मिला के इनके। टैगोर की बात कर, शारदा देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, फिर इसके बाद और हम अगर इसमें बात करते हैं कि इनके बारे में और अगर हम जानेंगे तो इनके दार्शनिक चिंतन की बात अगर हम करें तो दार्शनिक चिंतन में इनका क्या आएगा सबसे पहले? हेलो, सबसे पहले अब हम इस पे देखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्यों फेमस हुए थे। ये फेमस होने का कारण क्या था, रीजन क्या था, कोई बता सकता है? गीतांजलि वाला। जी गीतांजलि बिल्कुल, के लिए जो नोबेल प्राइज। प्रसिद्धि इनको मिली थी गीतांजलि, इन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या लिखा था? गीतांजलि एक पुस्तक लिखी थी, उसी की वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। जिनके लिए नोबेल प्राइज मिला था। हाँ बिल्कुल, ये पॉइंट बताया अभी इन्होंने कि जिनके लिए इनको क्या, कौन सा अवार्ड मिला था? नोबेल प्राइज नोबेल मिला था। प्राइज मिला था सर। हाँ, लिटरेचर नोबेल का प्राइज, नोबेल प्राइज। हाँ। नोबेल प्राइज।
ठीक। इंडिया में फर्स्ट था सर। हाँ, इंडिया में फर्स्ट था। नोबेल प्राइज इनको मिला था। कब मिला था बताओ? 1916 था सर, लगता है ना, कुछ इस तरह। 1913 में ही इनको 1916 गीतांजलि पर नोबेल जो पुरस्कार मिला था, उसी समय इनको उसी के लिए वहां पर मिला था। 1913 सर। हाँ, 1913 1913 में। ठीक, 1913 में ही मिला था। फिर इसमें कहते हैं कि इन्होंने एक विद्यालय का भी निर्माण किया। उस विद्यालय का नाम क्या था? सर शांति निकेतन। शांति शांति निकेतन। निकेतन, विश्व जिसको भारती। बाद में विश्व विश्व भारती बोलते भारती हैं। अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ। जो तो आप कह सकते हैं शांति निकेतन। ठीक, शांति निकेतन की स्थापना के बारे में आप क्या बताना चाह रहे हैं कि कब हुआ था इसका? सर 1900 सर ये 1901 में हुआ था। 1901 में 1901 में हुआ था। ठीक है, 1901 में हुआ था। लेकिन विश्व भारती का नाम कब पड़ा? विश्व भारती 1861। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैंने, वो तो बाद में हुआ। 21 सुना होगा, 1921। हो सकता है सर, 1921 सुना है कि नहीं आपने? बताओ। सर 1921 में, मतलब 22 दिसंबर 1921 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती एक अंतरराष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करी। ठीक है, तो 1921 में यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, विश्व भारती अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक, अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 22 दिसंबर 1921 को करी थी। ठीक है, तो ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके जो है कुलपति या कुलसचिव कौन होता है बताओ? राष्ट्रपति। तो बाकी सब के प्रधानमंत्री होते हैं। देश का प्रधानमंत्री। हाँ, ठीक, तो ऐसे कंडीशन थी। तो ये है इसकी स्थापना की बात। इसकी स्थापना में जो भी समझ आ रहा है, इसको पूर्वी और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों का यहाँ पर मेल होता है। ठीक है, मेल होता है इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। तो इनके कुल मिला के इतनी चीजें थी। इनके दर्शन का नाम क्या था, या दार्शनिक चिंतन का नाम क्या था? दार्शनिक चिंतन। ठीक है, दार्शनिक चिंतन की अगर हम बात करेंगे, या इनके दर्शन के बारे में कोई आपसे पूछता है कि इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, तो आप बताएंगे विश्व बौद्ध दर्शन। विश्व बंधुत्व ना सर। विश्व बौद्ध दर्शन। ठीक है, विश्व बौद्ध यूनिवर्सल ब्रदरहुड अंतरराष्ट्रीय भाईचारे की बात हम करेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम आएगा। लेकिन विश्व बौद्ध दर्शन की बात करेंगे तो फिलोसफिकल थॉट्स इनके जो थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर इसके बाद हम इसके मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मेटाफिजिक्स में इन्होंने क्या बोला? तो मेटाफिजिक्स में इन्होंने बोला है कि ईश्वर को इन्होंने निराकार व साकार दोनों रूपों में स्वीकार किया। मतलब ये निराकार भी मानते हैं ईश्वर को और साकार रूप में भी मानते हैं। तो इन दोनों के बीच की कड़ी इन्होंने बताई। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि बीज के रूप में वह निराकार है। इन्होंने ईश्वर को निराकार और साकार दोनों बताया। ठीक, निराकार और साकार कैसे बताई इन्होंने दोनों? तो देख लो, निराकार रूप में ये कहते हैं कि जब कभी कोई बीज के रूप में होता है तो निराकार है, मतलब बीज के रूप में।
बीज के रूप में, तो जो बीज के रूप में होता है उसको निराकार मानते, लेकिन वही बीज जो है चलकर आगे क्या बन जाता है, पेड़ पौधा बन जाता है सृष्टि के रूप में। और हाँ। इन्होंने सृष्टि का जो रूप है, सृष्टि का मतलब इस प्रकृति, उसको साकार रूप में माना है। बीज को इन्होंने निराकार के रूप में माना है, जबकि सृष्टि जो नेचर है, नेचर पूरे नेचर को हम लोग देख सकते हैं ना, तो उसको साकार रूप में इन्होंने माना है। क्लियर है? जी सर। ठीक, इन्होंने फिर इसके बाद इन्होंने, और इन्होंने अगर आध्यात्मिक अगर वर्ल्ड की बात करेंगे तो इन्होंने दोनों ज्ञान को माना है, मतलब कि इन्होंने सॉरी दोनों जगत को माना है। जगत की अगर हम बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो ये एक स्पिरिचुअल है, एक स्पिरिचुअल है और एक फिजिकल है। ठीक, दोनों को ये कैसा मानते हैं, एक को प्योर मानते हैं और एक को उपयोगी मानते हैं, अप्लाइड, मतलब एक को उपयोगी मानते हैं, तो उपयोगी इसको मानते हैं, इसको कहते हैं यह उपयोगी ज्ञान है। उपयोगी ज्ञान के अंतर्गत आएगा, कोई भी चीज होगा तो इसके अंदर उपयोगी ज्ञान बताते हैं ये। ठीक है, और इसको कहते हैं विशुद्ध, विशुद्ध ज्ञान बताते हैं। मतलब कुल मिला के ये प्योर नॉलेज की बात करते हैं। प्योर नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप स्पिरिचुअल के अंदर जाइए। अगर आपको उपयोगी, उपयोगी क्या कहते हैं, यूजफुल नॉलेज अगर आपको चाहिए तो यूजफुल नॉलेज में आपको फिजिकल वर्ल्ड का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने इसके उपयोगी ज्ञान को पाने के साधन भी बताए। उपयोगी ज्ञान को हम इंद्रियों के द्वारा और सेंस और ऑर्गन्स के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। किसके? इंद्रियों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। जबकि विशुद्ध ज्ञान को हम योग के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? कहीं कहीं प्रेम मार्ग, योग साधन को इन्होंने कहीं कहीं प्रेम मार्ग भी बताया है, प्रेम मार्ग बताया इन्होंने कहीं पर भी। ठीक है, तो ये पॉइंट थे इनके साथ जो जुड़े थे इन्होंने। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण कब किया? तो 1889। लिख लीजिएगा, शांति शांति निकेतन ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, इसका निर्माण 1892 की 89 में हुआ था, 1892 में हुआ था। ठीक है, 1892 में हुआ था। क्लियर है? यहां पर इतनी चीजें बताइए। जब हम एथिक, मेटाफिजिक्स एथिक्स सब इसी में है। इतनी चीजें हो गई यहाँ पर। क्लियर है? ये पॉइंट बताओ यहां तक। हेलो। जी सर। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि इन्होंने जब विश्व भारती विद्यालय या शांति निकेतन, दो इन्होंने स्कूल खोले थे, एक शांति निकेतन था और एक श्री निकेतन था। दोनों जो है आसपास में ही थे। ठीक है, दोनों जो है आसपास में ही थे। जब दोनों आसपास में थे तो कहीं पर कुछ शिक्षाएं चलती थी, कहीं पर कुछ चलती थी। तो चलो उसमें हम नोट कर लेते हैं। केजी की कक्षाएं जो है, केजी ने जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे आपका विद्या भवन है, ठीक है, किसकी बात करेंगे? विद्या भवन की। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो बता देते हैं। जैसे विद्या भवन की ये बात करेंगे, विद्या भवन। ठीक, तो विद्या भवन में कैसी शिक्षाएं प्राप्त होती थी? तो विद्या भवन में कला वर्ग से संबंधित थे, कला वर्ग। ठीक है, कला वर्ग की शिक्षाएं इनमें दी जाती थी। अगर और चीजें पूछिए तो एक क्रम से बताते हैं, रुक जाओ।
सबसे पहले हम देखते हैं हाँ सर, क्लास कहा वन था से शिशु भवन। क्लास 1 से 10 तक जो शिक्षा दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे पाठ। पाठ भवन के अंतर्गत देते थे ना, पाठ भवन के अंतर्गत। आपसे कभी पूछ ले क्लास 1 से, ये कक्षाएं हैं और ये भवन है, ठीक, ये दो चीजें हैं। तो ये क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जो है उसको किस में देते थे? तो उसको देते थे हम लोग पाठ भवन में देते थे। अगर आपसे पूछे कोई मूल कि केजी की कक्षाएं, की केजी कक्षाओं को क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे मृलनी आनंद पाठशाला, तो उससे कहीं पूछा नहीं जाता है। फिर कक्षा 12 जो इसको बोलते हैं क्लास 12 टू 11, 11 टू 12, ठीक है, कक्षा 11 से 12 तक की जो शिक्षा दी जाती है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम इन्होंने रखा था उत्तर शिक्षा सदन, ठीक है, उत्तर उत्तर शिक्षा सदन, ठीक, उत्तर शिक्षा सदन, जिसको उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसको इस यहाँ पर उच्च माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसको बोलते थे, ठीक है, इसको बोलते थे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो गई आपका 12 तक। फिर इसके आ गई स्नातक स्तर पर, स्नातक पर, स्नातक स्तर पर जब हम देखेंगे स्नातक स्तर पर कला वर्ग है, जो कला वर्ग है, कला वर्ग के लिए हमने क्या अभी बताया था आपको? विद्या भवन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्या भवन में कौन सी शिक्षा दी जाती है? विद्या भवन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, स्नातक वर्ग की। अब स्नातक में इसमें कला वर्ग है, तो इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर कुल मिला के कला वर्ग में जब हम देखते हैं कि कला वर्ग में जो बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी शिक्षाएं आएंगी? 3 आएंगी। सबसे पहले स्नातक आएगा, फिर आएगी परा स्नातक, ठीक, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डिप्लोमा, ठीक। तो ये तीनों जो हैं इसके अंतर्गत ही आएगी, कला वर्ग के अंतर्गत, ठीक। अब इसके बाद आई कि जैसे आपने देखा ये कला वर्ग है, वैसे ही अगर विज्ञान वर्ग की बात करें, विज्ञान वर्ग की बात करें तो विज्ञान वर्ग में क्या आएगा आपको? विज्ञान वर्ग में बोलते हैं इसको शिक्षा भवन। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है। दिखाई दे रहा है सबको? बताओ। जी सर। हाँ, सेम दोनों के लिए यही रहेगा, ये दोनों के लिए ये स्नातक में अगर कला वर्ग में चाहिए तो विद्या भवन, परा स्नातक कला वर्ग तो विद्या भवन, डिप्लोमा कला वर्ग में चाहिए तो विद्या भवन, अगर वही साइंस में चाहिए तो इसको स्नातक में साइंस चाहिए शिक्षा भवन, परा स्नातक शिक्षा भवन और डिप्लोमा शिक्षा भवन के अंतर्गत जाएगा, ठीक। इतना लिख लिया, और लिखा देते, चलो और भी चीजें बता देते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है ना, ये शिक्षा भवन भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो शिक्षा में साइंस को नॉलेज देंगे और विद्या भवन में हम लोग। अब बात आता है कि यहाँ पर जैसे बीएड और एमएड होते हैं, ठीक है, बीएड एमएड या शोध, आपका बीएड हो या एमएड हो या फिर पीएचडी हो, ठीक, बीएड हो एमएड हो या पीएचडी हो, इसको किस भवन में देते हैं या क्या नाम दिया इन्होंने? तो इन्होंने इसका नाम दिया है, क्या कोई बता सकता है क्या नाम दिया है? विनय भवन। हाँ, विनय भवन, विनय भवन, ठीक।
जहां पर बीएड करना हो, एमएड करना हो या पीएचडी करना हो। एक आता है रविंद्र भवन, ठीक है, क्या आता है? रविंद्र भवन, रविंद्र भवन। यहां पर क्या होता है बताओ? रविंद्र भवन में रविन्द्रनाथ टैगोर पर अरविंद रविन्द्रनाथ टैगोर पर खोज या ये कह सकते हैं रविंद्रनाथ पर शोध कार्य केंद्र, ठीक है, ये याद रखना है। इतनी चीजें, ये पॉइंट में आपकी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इतनी क्लियर है, बताओ सबको? हेलो, यस सर। इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? इसमें जो है इनकी किताब के नाम भी काफी ढेर सारे आते हैं, किताब के नाम पूछे जाते हैं, तो किताब के नाम भी लिख लो, अगर लिखना चाहोगे तो लिख लो। सबसे पहले लिखो 1901 से लेकर 1941 तक इन्होंने काफी ढेर सारी किताबें लिखी। सबसे पहले शिक्षार हेरफेर आता है आपका, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है शिक्षार हेरफेर। शिक्षार हेरफेर, हेरफेर है। नंबर दो पे आपका है, इसके बाद आता है आपका हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। फिर नंबर 3, हिंदू विश्वविद्यालय के बाद इन्होंने लिखा था धर्म शिक्षा, धर्म शिक्षा लिखा था। फिर इसके बाद नंबर 4 पे धर्म शिक्षा के बाद इन्होंने लिखा था शिक्षा विधि, शिक्षा विधि लिखी थी। फिर नंबर 5 पर आएंगे, नंबर 5 पर शिक्षा विधि के बाद फिर इन्होंने लिखा था स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा की बात इन्होंने करी थी। स्त्री शिक्षा के बाद नंबर 6 पर इन्होंने लिखा था माई स्कूल, माई स्कूल बताया इन्होंने। माई स्कूल के बाद नंबर 7 पर हम देखेंगे, ठीक है, नंबर 7 पर इन्होंने माई स्कूल के बाद लिखा है विश्व भारती, विश्व भारती एक किताब लिखी थी। फिर इसके बाद नंबर 8 पर हम आएंगे, ठीक, विश्व भारती के बाद इन्होंने लिखा था श्री निकेतन, श्री निकेतन लिखा था। फिर नंबर 9 पर हम आएंगे, नंबर 9 पे इनको श्री निकेतन के बाद इन्होंने लिखा था आइडियल ऑफ एजुकेशन, आइडियल ऑफ एजुकेशन, ठीक, आइडियल ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। फिर नंबर 10, 10वीं इनकी किताब कौन सी? शिक्षा सार कथा, शिक्षा सार कथा, ठीक है। फिर 11वीं किताब इनकी कौन सी थी? 11वीं किताब इन्होंने लिखी थी माई एजुकेशनल मिशन, क्या लिखा था? माई एजुकेशनल मिशन, ठीक है। फिर 12वीं किताब इनकी कौन सी थी? 12वीं किताब थी इनकी
एजुकेशनल मिशन हो गया, क्या हुआ, माई, हाँ, माई एजुकेशनल मिशन हो गया। फिर लिखा था टू दी स्टूडेंट, फिर उन्होंने लिखा था टू दी स्टूडेंट, टू दी स्टूडेंट, ठीक, टू दी स्टूडेंट, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट। स्टूडेंट्स है आपकी, ठीक है। फिर इसकी दो किताबें और होती हैं, दो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। दो किताबें ऊपर है, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर पे इन्होंने बताया है शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है। फिर 14 नंबर आपका क्या आएगा, 14 नंबर पे इन्होंने लिखा था गुरुकुल कांगड़ी, ठीक, गुरुकुल कांगड़ी थी। इतनी किताबें थी इनकी, ठीक है। हेलो, मेरी और आवाज सर आ रही है? गीतांजलि, हाँ, गीतांजलि की बात भी करेंगे भी। गीतांजलि के जैसे हम लोग जानते हैं, गीतांजलि का कब आया था, बताओ किस सन में बताया था आप लोगों ने? एक गीतांजलि भी लिखते हैं, गीतांजलि कब आया था? 1913 सर, 1913 में ना? नोबेल पुरस्कार मिला। 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। आई थिंक 1912 में सर वो बुक बनी थी। कौन सी बुक? वो जो गीतांजलि की बुक थी ना सर, वो 1912 में लगता है लिखा हुआ है, और उनको नोबेल प्राइज मिला था उसके लिए 1913 में। अच्छा, लिख लिया था लोगों ने? जी सर। पब्लिकेशन ये 1910 में हुआ था गीतांजलि का, ओके सर। ठीक। पब्लिकेशन जो हुआ था इसका 1910 ईस्वी में हुआ था। अब सन की बात करें तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं 1901 से लेकर 1941 तक जो किताबें लिखी हैं उस पर ये इनकी पूरी। सबसे पहले शिक्षा और हेर फेर की बात करेंगे तो ये 1901 में लिखी गई है, क्लियर। कब लिखी गई है? शिक्षा और हेर फेर, सॉरी 1892 में है ये, सॉरी 1892 में है। 1892 में सबसे पहली की पुस्तक में 1901 से लेकर 41 तक इन्होंने न जाने कितनी रचनाएं करी हैं, उसमें खूब इन्होंने सोचा समझा और पूरी बातें यहाँ पर लिखी। तो सबसे पहले इनकी किताब आती है शिक्षा और हेरफेर आती है, कि शिक्षा में हेरफेर किस तरीके हम करते हैं। जब शिक्षा में हेरफेर की बात इन्होंने देखा, जब किताबें लिखी, किताब लिखने में देखा कि शिक्षा हेरफेर के बाद आया कि हिंदू विश्वविद्यालय के बाद इन्होंने सोची कि भाई शिक्षा में हेरफेर हो रहा है तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी। तो इन्होंने कहा कि हिंदू विश्वविद्यालय में मिलेगी, जो कि 1911 में लिखा था इन्होंने। कब लिखा था? 1911 में लिखा था इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की बात। जब हिंदू विश्वविद्यालय की बात ये कर रहे हैं तो वहां पे धर्म की बात आ गई। भाई सबसे पहले शिक्षा में हेरफेर हुई तो 1892 में हुआ, तो इनको मंथन करते रहे अब सोचे कि इसके बारे में हेरफेर के बारे में पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ चलते हैं। जब ये हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ गए, ठीक, जब ये हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ गए तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी बताओ? हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1911 में हुई। जब हिंदू विश्वविद्यालय की 1911 में हुई तब उन्होंने कहा कि हिंदू विश्वविद्यालय पहुंच गए, अब ये एक धर्म से संबंधित हो गया। भाई हिंदू एक धर्म है
तो इन्होंने हिंदू धर्म शिक्षा जो है 1912 में लिखी। जब इन्होंने धर्म शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया, धर्म शिक्षा के बारे में लिखा, तो इनको फिर शिक्षा विधि, तो इनको अनेक प्रकार की शिक्षा विधियों के बारे में पता चला। तो शिक्षा विधियों के बारे में जब पता चला तो 1912 में ही इन्होंने एक किताब लिख डाली। जब ये किताब लिखी धर्म शिक्षा के बाद शिक्षा विधि लिखी, तो शिक्षा विधि में स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी कुछ चीजें लिखी थी। जब स्त्रियों के लिए कुछ शिक्षा लिखी थी तो 3 साल तक उसका गहन अध्ययन करने के बाद इन्होंने 1915 ईस्वी में क्या लिखा, स्त्री शिक्षा को लिखा। मतलब शिक्षा में हेरफेर हुआ 1952 में और इसको लिख रहे हैं किताब कब, 1915 में। मतलब 8 साल इधर जोड़ दिए, 8 और 15 8 कितने हो गए, 22 साल बाद। तो 22 साल बाद स्त्री शिक्षा पर इन्होंने लिखा था। याद रखना है कि शिक्षा हेरफेर जब हुआ था तो उसके 22 साल बाद जो है इन्होंने स्त्री शिक्षा को लिखा था। फिर स्त्री शिक्षा को लिखा तो स्त्रियों ने बोला माई स्कूल, मेरा स्कूल कहाँ है, कहीं अच्छा आपका स्कूल, कहीं हाँ आपके स्कूल के बारे में भी लिखते। तो माई स्कूल जो है 1915 में ही लिखा जब स्त्री शिक्षा लिखी थी। ठीक है, तो माई स्कूल, स्त्रियां बोले कि मेरा स्कूल कहाँ है, जब 22 वर्षों बाद जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किताब लिखी स्त्री शिक्षा, उन्होंने बोला मेरे बारे में तो आपने लिख दिया, मेरे स्कूल के बारे में तो लिखो। तो माई स्कूल आ गया। माई स्कूल के बाद ही इन्होंने विश्व भारती एक किताब लिखी। ठीक है, क्या लिखा, विश्व भारती किताब लिखी, जो कि 1919 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1919 में। ये विचार मंथन करने के बाद 1919 में ये लिखा गया। फिर इसके बाद इन्होंने जब विश्व भारती लिखेंगे, जाहिर सी बात है इनके इस विद्यालय का नाम शांति निकेतन और श्री निकेतन था, तो इन्होंने श्री निकेतन भी लिखी किताब। श्री निकेतन की जो किताब लिखी है उसकी रचना 1927 में हमको मिलती है। कब मिलती है, 1927 में मिलती है। जब श्री निकेतन लिख दिया, फिर कहा इन्होंने आइडियल ऑफ एजुकेशन, आइडियल ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने लिखा। तो आइडियल ऑफ एजुकेशन जो है आपको मिलती है कब, 1929 में। 1929 में मिलता है। फिर शिक्षा सार कथा इन्होंने लिखी। जब इन्होंने आइडियल ऑफ एजुकेशन, अनेक चीजें हो गई हैं यहाँ पर 1929 तक हम लोग चले हैं। आइडियल ऑफ एजुकेशन, जब उन्होंने पूरे के पूरे आइडिया को दे दिया तो उन्होंने एक किताब लिखी शिक्षा सार कथा। शिक्षा सार कथा जो है 1929 में ये लिखा इन्होंने। ठीक, 1930 में लिखा। फिर लिखा कि जब इतनी शिक्षा सार कथा पूरी इतनी कहानी लिख कर आ रहे हैं, फिर कहते हैं कि माई एजुकेशनल मिशन, मेरे शिक्षा का जो मिशन था, क्या था मिशन, तो वो मिशन लिखा 1931 ईस्वी में इन्होंने। क्या लिखा, 1931 ईस्वी में ये लिखा। फिर कहा कि टू दी स्टूडेंट्स, अब विद्यार्थियों के लिए इन्होंने क्या बोला, विद्यार्थियों के लिए 1935 में इन्होंने एक किताब लिखी। ठीक, 1935 में एक किताब लिखी। फिर इसके बाद शिक्षा और संस्कृति के बारे में लिखा इन्होंने। तो शिक्षा और संस्कृति आपकी 1935 में ही लिखा इन्होंने। 1935 की बात आई। 1935 फिर इन्होंने एक किताब लिखी गुरुकुल कांगड़ी, जो 1941 में लिखी गई थी। ठीक, तो ये पूरी की पूरी किताबें थी जिसका सन अब एग्जाम में आ कौन सा सकता है, गुरुकुल कांगड़ी आ सकता है, ये गीतांजलि आ सकती है, और आपका स्त्री शिक्षा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, स्त्री शिक्षा आ सकता है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आ सकता है। और आपका आ सकता है आइडियल ऑफ एजुकेशन आ सकता है, क्योंकि ये तो सब लोग जानते ही हैं कि किताब किसकी होगी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की होगी। ये सब लोग जानते ही हैं कि किसकी होगी, रविन्द्रनाथ टैगोर की होगी। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट वे में आते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1 2 3 और 4 किताबें ज्यादा इंपॉर्टेंट वे लगती है आपकी। क्लियर है, बताओ इतना क्लियर है सबको? जी सर। तो ये इनके सेशंस भी, मतलब सन भी लिखना बहुत जरूरी था, इसलिए उसको वहां पर बताया मैंने।
फिर इसमें हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित इनके एम्स क्या थे, इनके किताबें लिखी, इन्होंने शिक्षा दिया, इन्होंने सब चीजें बताई। तो इनके समाज में इनके एजुकेशन के एम क्या थे, शिक्षा के उद्देश्य। तो एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो सबसे पहला इनका एम था सेल्फ रियलाइजेशन। क्या था, सेल्फ रियलाइजेशन। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं था क्या, आत्मज्ञान या आत्म, ठीक है, तो उसमें भी था उनके उनके भी नॉलेज, उनका भी जो एम्स ऑफ एजुकेशन था उसमें भी सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते थे। एक्चुअल वो बौद्धिक विकास के बारे में भी इन्होंने बोला, शारीरिक विकास के बारे में भी इन्होंने बोला, लव फॉर ह्यूमैनिटीज, सभी से प्रेम करो इन्होंने भी बोला, ठीक है। फिर कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वस्तुओं का सहसंबंध इन्होंने बताया कि हम देखें, लेकिन इन्होंने विवेकानंद जी से और लोगों से गलत गलत मतलब गलत कह रहे हैं, अलग चीजें क्या कही। तो इन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप, शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए मातृभाषा होनी चाहिए, तो ये उनसे अलग है। जी सर, मदर टंग। हाँ, मदर लैंग्वेज की बात, मदर टंग लैंग्वेज, मदर टंग के बारे में उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन देने का, जो शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए वो मदर टंग होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए इन्होंने, ठीक। इन्होंने नैतिक और आध्यात्मिक सामाजिक विकास के बारे में सब लोगों ने बोला, लेकिन उनसे अलग क्या था, यही मदर टंग तो जो थी आपकी, ठीक। इतनी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट वे में थी आपकी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, शिक्षा चर्चा, हो सकता है पूछ लिया जाए, शिक्षा चर्चा, शिक्षा चर्चा एक भवन है, इस भवन का नाम है शिक्षा चर्चा। इसके अंतर्गत आप लिख लो, शिक्षा चर्चा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र है ये क्या है, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, ठीक, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र होता है ये याद रखना है आप लोगों को। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर किस धर्म को स्वीकार करते थे, आपको दिया जाए पूजा पाठ, कर्मकांड, मानव सेवा, ईश्वर भक्ति, तो याद रखिएगा मानव सेवा को इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंसी दे रखी है। क्लियर है पॉइंट सबको, बताओ यहां तक। यस सर। क्लियर है ना, तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोग जब क्लियर कर लेते हैं तो अब आगे जो बचता है हम लोगों का, आगे हम लोग नेक्स्ट बार, आप शाम को खाली रहोगे 5 बजे आप लोग, क्योंकि रात को तो जलेगी होली, 5 बजे खाली रहोगे सब लोग, बताओ। हेलो जी सर। 5 बजे अगर खाली हो तो 5 बजे क्लास ले ली जाए, क्योंकि रात को तो होली जलेगी तो आप लोग बिजी रहोगे। हाँ सर। ना, तो 5 बजे क्लास एक ले लेंगे हम। यस सर। ओके सर। चलिए चलिए ठीक है, तो शाम को 5 बजे एक क्लास हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जी सर। चलिए ठीक है सभी को, हैव ए गुड डे। ओके, जय हिंद सभी को। थैंक यू सर। और हैप्पी होली सभी को, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, थैंक यू।